सो हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th यानी 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं क्लास किस चीज़ का, आपका फिजिक्स का। यहाँ पे हम आपको डेली कुछ ना कुछ फैक्ट बताते रहते हैं और आज भी बताने वाला हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखा करिएगा, जिससे इसका आपको बेनिफिट क्या हो वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। आज मैं एक फिजिक्स का बहुत ही एकदम इंटरेस्टिंग और जानदार चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। और इस चैप्टर का नाम है क्या, विद्युत और इलेक्ट्रिक, जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत और के बारे में हम लोग करंट है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, ऐसा सुना होगा इस सब में। तो जो विद्युत वाला चैप्टर है आज मैं इसको क्या करने वाला हूँ, स्टार्ट करने वाला हूँ, पूरा डिटेल से एकदम बताने वाला हूँ। इसमें पूरी जितनी भी जानकारी होगी, ओम्स लॉ क्या होते हैं, ओम के रूल क्या होते हैं, और उसके बाद सीरीज कैसे जोड़ा जाता है, मतलब रेजिस्टेंस क्या होता है, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, जितने भी होते वो हैं, इन सारे के सारे में हम लोग विद्युत धारा क्या होती है, चार्ज, आवेश, ये सब क्या होते हैं, पूरी सी जानकारी मिलेगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना किया करिएगा और पूरा एंड तक देखा करिएगा, जिससे आपको इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का क्लास आपका लेक्चर ही रहेगा, आपको लिखना उखना केवल नहीं है। और जब लिखने का टाइमिंग होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई लिखना स्टार्ट करो, हेडिंग डलवाना स्टार्ट करूंगा तो आप वहाँ से लिखना स्टार्ट करिएगा, ठीक है। आज लेक्चर है, मैं आपको लेक्चर बताने वाला हूँ। लेक्चर में जानते हैं, लेक्चर अगर आप सुने रहेंगे तो आपको पेपर में रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप लेक्चर नहीं लिए रहते हैं ना, तो फिर ऐसे रटने में जानते हैं ब्रेन पे लोड आता है, रटाना मुश्किल हो जाता है। भाई रटने वाली सब्जेक्ट ही रटा जा सकता है ना। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपको बताता हूँ कि परमाणु के बारे में, किसके बारे में, परमाणु के बारे में मैं आपको सबसे पहले आपको बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस नेचर में, इस संसार में जितने भी वस्तुएं आपको दिख रही हैं, जितने भी पार्टिकल, मेरे लेक्चर सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। इस नेचर में, इस पूरे ब्रह्मांड में, पृथ्वी पे छोड़ो पूरे ब्रह्मांड में, आप कहोगे ब्रह्मांड सर क्या होता है, पृथ्वी। अगर जैसे मैं पृथ्वी की बात करूँगा तो इसमें केवल हमारा पृथ्वी ही आएगी, लेकिन अगर मैं ब्रह्मांड की बात कर दिया जाए तो ब्रह्मांड में पूरे सब आ जाएंगे, चाहे मंगल ग्रह हो, बुध हो, बृहस्पति, शनि, वरुण, जो भी जितने भी हो सब उसमें आ जाएंगे। किसके अंदर, ब्रह्मांड के अंदर सब आ जाते हैं। लेकिन अगर मैं केवल अगर अर्थ कहूँगा, पृथ्वी कहूँगा ना, तो संसार कहूँ तो उसमें केवल ये हमारा अर्थ ही आएगा ना। और तो हम लोग बात किसी कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड में जितने भी पार्टिकल, सब आपको जितने भी कुछ भी आपको दिखता है, जितने भी ऑब्जेक्ट आपको पूरे ब्रह्मांड में दिखते हैं, सब किससे मिलके बने हैं, सारे के सारे पार्टिकल सब मिलके बने हुए हैं। किससे, परमाणु से मिलके बने हुए हैं। बात सर, परमाणु से ही मिलके बने हुए हैं। परमाणु क्या होता है, परमाणु जो होता है एकदम छोटा हिस्सा होता है ना, एकदम छोटा पार्टिकल होता है किसी ऑब्जेक्ट का। सबसे छोटा से छोटा जो पार्टिकल होता है वही हमारा क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। अब संसार की सभी वस्तुएं मिलके बनी हुई है, किससे, परमाणु से मिलके बनी हुई है ना। तो ये भी परमाणु से मिलके बना हुआ है। अब जैसे मैं ये उड़ा रहा हूँ, देखिए ऐसे ऐसे अगर मैं रगड़ूंगा तो इसमें छोटे छोटे पार्टिकल निकलेंगे। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, इनको तो परमाणु नहीं कह सकते, क्योंकि परमाणु हमारी आंखों से दिखते नहीं हैं। लेकिन ये आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो छोटे छोटे पार्टिकल निकल रहे हैं, हमारे अणु हैं, अणु से भी छोटे आते हैं हमारे क्या, परमाणु। तो ऐसे समझिए, जो छोटे छोटे पार्टिकल निकल रहे हैं, इन्हीं को हम लोग समझिए एक तरह से कि परमाणु है। तो देखिए, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है ना, ये गिर रहा है नीचे। तो संसार की सभी वस्तुएं छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, और उन पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं क्या, परमाणु। परमाणु एक्चुअली में आँख से दिखता नहीं है, ये जो मैं निकाला हूँ ये परमाणु नहीं है। मतलब परमाणु बहुत छोटा पार्टिकल होता है, क्लियर। तो मैं बात करूँ, संसार की सभी वस्तुएं मिलकर बनी हुई है किससे, परमाणु से। अब परमाणु से मिलकर बनी हुई है, तो इसमें बताना क्या चाह रहे हैं, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ देखिएगा। तो मैं मान लेता हूँ कि अब परमाणु से मिलकर बने हैं, तो एक परमाणु में क्या होता है, एक परमाणु किससे मिलकर बना हुआ है। अब जैसे मैंने इसका नाम रख दिया क्या, परमाणु रख दिया, जिसको आप बोलते हैं क्या, एटम, जिसको आप बोलते हैं परमाणु, और परमाणु जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एटम। तो अगर मैं एटम की बात, परमाणु की बात किया जाए, तो परमाणु भी किससे मिलकर बना हुआ है। परमाणु जनरली हम लोग बोलते हैं कि परमाणु जो होता है हमारा 3 चीज़ से मिलकर बना हुआ है। किससे किससे, वो 3 चीज़ क्या होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन, वो 3 चीज़ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से, और दूसर की चीज़ होती है हमारा क्या, प्रोटॉन होता है, और तीसर की चीज़ हमारी क्या होती है, न्यूट्रॉन होता है। हमारा जो ये परमाणु हो 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, और किससे, न्यूट्रॉन से। मेरा लेक्चर सुनिएगा। अब इसको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग करंट पढ़ेंगे तो उसमें इसका इस्तेमाल आएगा।
है ना। विद्युत धारा हम लोग पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इस तरह से जब आएगा डेफिनेशन ना, तो उसमें थोड़ा सा समझाने में आपका हेल्प मिलेगा। अब इसमें देखिए सिंबल, इलेक्ट्रॉन को हम लोग दिखाते हैं किससे, ई से, प्रोटॉन को दिखाते हैं किससे, पी से, और न्यूट्रॉन को दिखाते हैं हम लोग किससे, एन से। तो ये इलेक्ट्रॉन को ई से दिखाने का है, प्रोटॉन को दिखाने का सिंबल पी है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन को दिखाने का सिंबल ई है। मैं क्या बताया हूँ कि नेचर में सभी लोग किससे मिलकर बने हैं, परमाणु से। परमाणु को अगर तोड़ा गया तो उसमें 3 हिस्से निकल के आए। उन 3 हिस्से का नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या, न्यूट्रॉन। ये किसके पार्ट है, परमाणु के पार्ट हैं। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन पे जो होता है वो निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे अगर बात किया जाए तो पॉजिटिव चार्ज होता है। और हम लोग बात करते हैं न्यूट्रॉन पे, तो न्यूट्रॉन पे जो होता है जितना प्लस होता है उतना क्या होता है, माइनस भी चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे जितना प्लस चार्ज होता है उतना क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। तो भाई जितना प्लस होगा उतना माइनस अगर चार्ज होगा तो ये रिजेक्ट कर देगा एक दूसरे को। जेट हो प्लस और उतना माइनस अगर चार्ज होगा तो रिजेक्ट कर देगा। तो इसलिए हम लोग छोटे शब्दों में ये बोला जाता है कि जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज। यानी न्यूट्रॉन के ऊपर हम लोग कितना दिखाते हैं, 0। 0 दिखाने का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कि उसके ऊपर चार्ज नहीं है, उस पर दोनों चार्ज होते हैं। जितना प्लस होता है उतना क्या होता है, माइनस होता है। इसलिए दोनों एक दूसरे को रिजेक्ट कर देते हैं। अब जिससे फिजिक्स में जानते हैं ना, अगर 4 ठो प्लस है और 4 ठो क्या माइनस है, तो ये दूसरे को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, और इसका रिस्पांस कितना आएगा, 0 आएगा। सब एक दूसरे को रिजेक्ट करने का मतलब बैलेंस किए हुए हैं, इसके वजह से इसका रिस्पांस कितना आएगा, 0 आएगा। तो मैं क्या बताया अभी तक, परमाणु जो होते हैं 3 चीज़ से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और किससे, न्यूट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन पे जो होता है नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता है। और चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, और उसके बाद प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। चार्ज का मतलब समझते हैं, आवेश। चार्ज का मतलब क्या होता है, आवेश। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर एक ठो इलेक्ट्रॉन होगा, ये सिंबल का मतलब समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जहाँ पे ई के ऊपर माइनस आएगा तो समझिएगा इलेक्ट्रॉन को मैं बता रहा हूँ। अगर पी प्लस लिखूँगा तो प्रोटॉन को, अगर एन के पावर में 0 लिखूँगा तो आप समझिएगा न्यूट्रॉन को। जैसे अगर मैं पी के पावर 0 लिख दिया, पी प्लस, तो आप समझिएगा कि ये किसको बता रहा है, प्रोटॉन को बता रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन को तो ई माइनस लिखूँगा तो आप समझिएगा कि ये चीज़ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो जानते हैं ना, बड़े क्लास में हम लोग अक्सर किसका इस्तेमाल करते हैं, सिंबल का ही इस्तेमाल करते हैं। हिंदी लिखना उतना प्रॉपर नहीं समझते हैं ना। और उसके बाद न्यूट्रॉन की बात किया जाए, चाहे स्मॉल एन लिख लेते हैं। अगर न्यूट्रॉन की बात किया जाए तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो उसको न्यूट्रॉन ऐसे लिखेंगे ना। तो हम लोग सिंबल का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इस पे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। चार्ज का मतलब क्या होता है, आवेश। चार्ज का मतलब आवेश। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है क्या, आवेश, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आवेश होता है। आपसे पेपर में पूछता है कि अगर एक ठो इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसके ऊपर अगर आवेश की बात किया जाए तो उसके ऊपर होता है आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कितना, 19 कूलाम। किसके ऊपर, अगर एक इलेक्ट्रॉन रहता है तब एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसके ऊपर का जो आवेश होगा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। क्लियर। इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, निगेटिव आवेश होता है। जानते हैं आवेश 2 प्रकार के होते हैं ना, चार्ज 2 टाइप के चार्ज होते हैं। एक होता है धन आवेश, धन चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज ना। 2 टाइप के आवेश होते हैं, एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। आवेश का मतलब क्या होता है, चार्ज। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि परमाणु किससे मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और किससे, न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। इसका सिंबल है ई के पावर -1 दिखाते हैं, प्रोटॉन को P प्लस से, न्यूट्रॉन को N0 से दिखाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो अगर एक ठो खाली इलेक्ट्रॉन है तो उस पर चार्ज लोग पूछते हैं। चार्ज का मतलब होता है आवेश। चार्ज का मतलब क्या हो गया, आवेश होता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। हिंदी में लिख दूँ तो इसको लिख दूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एक, हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पे अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उस पर चार्ज जो आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻, कितना होता है, 19 कूलाम होता है। कूलाम को C से दिखाते हैं, तो इतना कूलाम हो गया। क्लियर, आवेश एक इलेक्ट्रॉन पे। उसी तरह प्रोटॉन की बात किया जाए तो अगर एक ठो प्रोटॉन रहेगा किस पे,
अगर प्रोटॉन की बात किया जाए तो अगर एक प्रोटॉन होगा तो उसके ऊपर आवेश जो होता है इतना ही आवेश होता है, लेकिन प्लस आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 का क्या कूलाम। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम, लेकिन चार्ज अलग अलग है। उस पर प्लस माइनस चार्ज होता है, इस पर कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। दोनों सेम होते हैं, जितनी इसकी क्वांटिटी है वैल्यू उतना तो इसका ही। अगर चिन्ह को बंद कर दें, अगर एक क्षण के लिए हम लोग चिन्ह बंद कर दें तो हमको मिलेगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम मिलेगा। और अगर इसका सिंबल अगर इसका बंद कर दिया जाए तो इस पर भी तो डेटा उतना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इस पर भी 10⁻⁻19 कूलम, सब डेटा दोनों का सेम है, बस इस पर निगेटिव और इस पर क्या है पॉजिटिव है। निगेटिव पॉजिटिव का मतलब हो गया कि दोनों का नेचर अपोजिट है, एक का नेचर प्लस और एक का नेचर क्या है निगेटिव है। क्लियर? तो ये स्पष्ट हो रहा है ना। एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश की बात किया जाए तो इतना होता है। और पेपर में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फैक्ट आपको याद भी होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पे अगर चार्ज की बात किया जाए तो इतना बताएंगे, और एक प्रोटॉन पे अगर चार्ज की बात किया जाए तो इतना बताएंगे। और एक न्यूट्रॉन पे अगर पूछेगा कि कितना चार्ज होता है तो उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अगर कोई पूछे कि एक न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है तो आप बताएंगे कि उस पर नो चार्ज होता है, मतलब शून्य चार्ज होता है, एक भी चार्ज नहीं होता है। चार्ज का मतलब समझ गए? चार्ज का मतलब क्या होता है? आवेश। ठीक, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आवेश किसके ऊपर होगा। आवेश होगा किसके ऊपर? परमाणु के ऊपर। परमाणु में इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर है आवेश होगा और प्रोटॉन के ऊपर भी क्या होगा? आवेश होगा। दोनों के ऊपर आवेश होगा। आवेश का मतलब क्या होता है? चार्ज, या फिर हम लोग आवेश को उसको बोलते हैं। ठीक है, कितना आवेश होगा? अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके ऊपर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का आवेश होगा। अब एक, अगर एक के ऊपर इतना है तो दो के ऊपर तो निकाल सकते हैं ना। तीन के ऊपर कितना होगा? गुणा कर लो ना, क्या दिक्कत है? मैथ तो इतनी बिकनेस है नहीं आपके अंदर। अगर एक, जैसे मैं कह दूँ कि एक पेन का दाम 10 रुपये है तो 50 पेन का दाम है तो गुणा कर लो, 500 रुपये हो जाएगा। सेंस वही हाल है। अगर एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है तो 5 इलेक्ट्रॉन का कोई पूछेगा तो 5 से गुणा कर देंगे। इसमें 10⁻⁻19 तो रहबा करेगा। जैसे अगर 5 इलेक्ट्रॉन का निकालना है ना तो इसमें गुणा कर देंगे, 1.6 में गुणा कर देंगे 5 से, और गुणे 10⁻⁻19 तो रहबा करेगा। 16 × 5 हो जाएगा कितना? 80। एक अंक पे लग जाएगा दशमलव, यानी इसका आएगा -8.0 × 10⁻⁻19 का कूलम आ जाएगा। कितने में? 5 अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी बात कर रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन की नहीं, ये 5 इलेक्ट्रॉन का निकाल के देगा। तो बस आपको एक का पता हो जाएगा ना, तो जितने का पूछेगा आप गुणा करके क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये इतना समझ में आ चुका होगा अच्छे से। क्लियर? अब हम लोग क्या करते हैं, अब मैं इसको क्या करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ। है अब जब मैं अभी बताया ना कि ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं किससे मिलकर बनी हुई है, मैं सबको बताया हूँ कि ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं किससे मिलकर बनी हुई है। ब्रह्मांड की सारी जो वस्तुएं होती हैं वो परमाणु से मिलकर बनी है। इसका मतलब होगा कि ब्रह्मांड में सभी वस्तुओं में क्या क्या होगा? परमाणु में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। तो इसका मतलब ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होगा। इसका मतलब ये हुआ ना। तो जब हम लोग वायर लेते हैं, जब जिसमें करंट का फ्लो करवाते हैं हम लोग, लाइन जिसको बोलते हैं, जिसमें लाइन जाती है, तो जब जिसमें करंट का फ्लो अगर हम लोग उसमें करवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें करंट का फ्लो करता कौन है या फिर करंट जाती कैसे है ना, इसके बारे में हम आपको क्या करते हैं, बताते हैं। तो देखिए अब क्या बताने वाला हूँ कि जो हम लोग का वायर होता है तो वायर भी तो किससे मिलकर बना हुआ है? परमाणु से। और परमाणु से मिलकर बना हुआ है, इसका मतलब उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है। किसमें? वायर में। हर संसार की सभी वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होती है, क्योंकि संसार की सभी वस्तुएं तो पार्टिकल से ही मिलकर बने हैं, परमाणु से। क्लियर? तो अब इसमें क्या होता है ना कि अब मैं कुछ बता रहा हूँ आपको। एक होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन सा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। आप कहेंगे सर ये नया इलेक्ट्रॉन कहाँ से पैदा कर दिया आपने? भाई नया इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक्चुअली में ये भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आगे लगा हुआ मुक्त। मुक्त का मतलब क्या होता है? फ्री। ये भी इलेक्ट्रॉन है, कोई नया चीज़ नहीं लाया हूँ, ये भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बस थोड़ा सा फ्री है। फ्री का मतलब समझ रहे हो? फ्री का मतलब समझ सकते हो? फ्री जैसे बोलते हैं ना यार, फ्री का आदमी है, तो सेंस वैसा है। ये फ्री का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए जैसे कोई अगर परमाणु हो गया है ना, कोई क्या हो गया? परमाणु हो गया, तो उसमें 3 चीज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। कैसे होते हैं एडजस्टिंग मैं आपको बता रहा हूँ। अगर किसी भी परमाणु की बात किया जाए, जैसे मैं एक सोडियम का ले लिया, सोडियम का एक सोडियम धातु होता है ना,
सोडियम का जैसे एक आप कक्षा 8 में 9 में थे तो इस तरह से डायग्राम बनाते थे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते कैसे हैं, कहाँ रहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे एक सोडियम परमाणु हो गया ना, तो जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात किया जाए, इलेक्ट्रॉन और किसका, प्रोटॉन की बात किया जाए और एक न्यूट्रॉन की बात किया जाए, है ना, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो परमाणु के कहाँ होते हैं, नाभिक में होते हैं। और आपको परमाणु का नाभिक पता है ना, ये जैसे एक परमाणु है, मैंने सोडियम का ही बना दिया आपका क्या, ये सोडियम का एक बना दिया परमाणु। तो जो प्रोटॉन होते हैं और क्या न्यूट्रॉन जो होते हैं ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये होते हैं परमाणु के कहाँ, नाभिक में होते हैं। ये परमाणु का नाभिक होता है बीचों बीच। तो ये इसमें होता है न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन मैंने बना दिया और क्या प्रोटॉन। तो नाभिक में न्यूट्रॉन और होते हैं प्रोटॉन। और रह गई बात किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कक्षाओं में क्या करता है, मूव करता है। इलेक्ट्रॉन ये बाहर साइड होता है। एक कक्षा 8 में 9 में आपने इस तरह से डायग्राम आपको पढ़ाए थे, टीचर पढ़ाया गया होगा इस तरह से। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय इस तरह से घेरा बनाया होगा कक्षा 9वीं क्लास में। तो उसमें बताया होगा कि जो एक परमाणु में 3 चीज़ होते हैं, टीचर बताया होगा, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, एक कैपिटल से बना सकते हैं, स्मॉल से बना सकते हैं, यानी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें उन्होंने टीचर आपको बताया होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर साइड होता है, बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरह से बाहरी कक्षाओं में होता है क्या, इलेक्ट्रॉन होता है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात किया जाए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, परमाणु के कहाँ होते हैं, नाभिक में होते हैं। इस तरह से आपको टीचर क्या किया होगा, ढेर सारी बातें बताया होगा। तो इसमें जब टीचर बताया होगा तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जब परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और क्या होता है, अगर नहीं पता तो ऐसे पता कर लो, और न्यूट्रॉन होता है ना। इसी को जब एक साथ बोलते हैं तो इसी को बोला जाता है क्या, न्यूक्लियन। इसी को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियन। तो अगर कोई न्यूक्लियन की बात कर देगा ना तो समझ जाएगा कि यानी न्यूक्लियन का मतलब ये हो गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कर रहा है। और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, परमाणु के होते हैं नाभिक में। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहरी कक्षा में क्या करता है, चक्कर लगाता है। ऐसा केमिस्ट्री में सुना होगा आपने, है ना, बाहरी कक्षा में आउटर साइड में क्या करता है, मूव करता रहता है। तो अब देखिए, अब इसमें क्या होता है ना कि अब प्रोटॉन पे होता है कैसा चार्ज, प्लस चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पे होता है कैसा चार्ज, माइनस चार्ज। दिख रहा है ना, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। और फिजिक्स का एक रूल ही जानते हैं, अगर आप फिजिक्स की एक बहुत अच्छी रूल जानते हैं केमिस्ट्री का, कि अगर सेम चार्ज होते हैं, अगर दोनों प्लस प्लस चार्ज अगर हो जाए, दोनों कैसे चार्ज जाए, अगर दोनों प्लस प्लस हो जाते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर भगाते हैं, जिसको बोलते हैं प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन अगर एक प्लस चार्ज हो जाए और एक कैसा चार्ज हो जाए, एक निगेटिव चार्ज हो जाए, तो दोनों एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं, खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। ऐसा सुना होगा आपने, आकर्षित करते हैं। मतलब अगर मैं ऐसे कह दूं कि सेम चार्ज, जो सेम नेचर के चार्ज होते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं। सेम अगर दोनों प्लस प्लस होगा तो भी दूर भगाता है, अगर दोनों माइनस माइनस होगा तो भी क्या करता है, दूर भगाता है। लेकिन एक जब प्लस और एक निगेटिव नेचर का आता है तो दोनों दूसरे को क्या करते हैं, पास खींचते हैं। तो यहीं पे होगा, देखिए अब क्या करेगा, ये जो परमाणु का नाभिक है, परमाणु के नाभिक में होता है क्या, प्रोटॉन। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रॉन को छोड़ दो, यानी बचा परमाणु के नाभिक में क्या, प्रोटॉन। तो यानी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन बचा, तो इसका मतलब ये होगा कि परमाणु का जो नाभिक होता है वो कैसा होता है, धन आवेशित होता है, क्योंकि उसमें तो है प्रोटॉन और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है। प्रोटॉन कहाँ पे है, नाभिक में है, तो इसका मतलब परमाणु का नाभिक हो जाएगा धन आवेश। और जो परमाणु का बाहर साइड वाला हिस्सा है, और उस बाहर साइड वाले हिस्से में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे हो जाएगा ऋण आवेश। तो अब क्या करेगा, ये परमाणु का नाभिक जो होगा इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। अब किस हिसाब से आकर्षित करता है, जैसे अब इस नाभिक से इसकी दूरी और इसकी दूरी की बात किया जाए तो इसकी दूरी थोड़ी सी ज़्यादा है। और एक कक्षा अगर मैं और इस तरह से बना दूं, इस तरह से, और इसमें भी अपने इलेक्ट्रॉन डाल दिया, तो इस नाभिक से इसकी दूरी, इस वाले इलेक्ट्रॉन की दूरी सबसे ज़्यादा है, और इसकी दूरी की बात किया जाए तो थोड़ा कम है ना। और एक अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाए तो इसकी दूरी और कम है। अगर केमिस्ट्री में नहीं जाना है तो आज भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये नाभिक है और नाभिक में हो प्रोटॉन और एक कक्षा है, ये दूसरा का कक्षा है, और यहाँ पे है क्या, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये नाभिक इसको क्या करेगा, खींच रहा है अपनी ओर, और इसको भी अपनी ओर क्या कर रहा है, खींच रहा है।
क्योंकि ये नाभिक पे होता है प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस चार्ज, तो अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। लेकिन जैसे जैसे अब जैसे चुंबक नहीं होता है, चुंबक और लोहे को खींचता है ना। अब जैसे जैसे एक चुंबक हो गया और एक लोहा हो गया, तो एक चुंबक हो गया और लोहा हो गया, तो लोहा चुंबक के जितना करीब रहता है चुंबक उसको उतना ज़्यादा खींचती है। लेकिन अगर चुंबक अगर लोहे को आप चुंबक से दूर लेके जाएंगे, जैसे डिस्टेंस जितना जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे चुंबक से, और अगर मैग्नेट से अगर आयरन की लोहे की अगर दूरी जितना बढ़ाते जाओगे तो ये जो खींचने की पावर होती है उतना ही क्या होता जाता है, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। और दूर कर दोगे तो एकदम क्या हो जाता है, बहुत एकदम कम हो जाता है ना। तो उसी तरह ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं परमाणु के नाभिक से, है ना, नाभिक से जितना दूर वाला इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर नाभिक उतना ही बल कम लगाती है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये नाभिक है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन पे नाभिक ज़्यादा बल लगाता है क्योंकि ये करीब है और इस पर निगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो खींचता है अपनी ओर। लेकिन अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है थोड़ा दूर है ना, तो इस पर थोड़ा अपना जो फोर्स होता है कम लगाता है। तो जब इस पर फोर्स कम लगाएगा, जैसे इस वाले पे फोर्स कम लगेगा, किसका, नाभिक का, क्योंकि दूरी ज़्यादा है और इस वाले इलेक्ट्रॉन पे दूरी क्या है, कम है, तो इसके वजह से इस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो क्या करते हैं ना, तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर आप हीट कर दोगे, क्या कर दोगे, हीट कर दोगे ज़्यादा, अब हीट कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। हीट कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल जाएगा, बाहर। कैसे बाहर निकल जाएगा, क्योंकि नाभिक तो एक तो नाभिक पहले से इस पर कम बल लगा रही थी, नाभिक पहले से क्या कर रही थी, कम बल लगा रही थी, और थोड़ी सी इसको एनर्जी मिल गई, एनर्जी मिलने की वजह से कहाँ निकल गई, बाहर निकल गई। अब बाहर का मतलब ये मत समझिएगा कि जैसे तार है तो तार से निकल के बाहर वायुमंडल में भाग गई। अरे बाहर का मतलब वो नाभिक से बाहर हो गई, वायर के अंदर ही रहेगी, वायर के अंदर ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो ये बाहर निकल गया। बस ना, थोड़ा सा हीट करने पे या फिर बाहर एनर्जी देने की वजह से अब वो कहाँ निकल गया, दूर निकल गया। तो अब क्या होता है ना, अब मैं आपको फिर से अगर समझाऊं, किसके बारे में लेके चल रहा हूँ, मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में। फिर से मैं बता दूं, ये तो नाभिक हो गया और नाभिक में हो गया हमारा प्रोटॉन, और एक कक्षाएँ हो गई, एक कक्षा और ये दूसर की कक्षा, और ये इस तरह से तीसर की कक्षा बना दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो नाभिक से इसकी दूरी कम है, उससे ज़्यादा दूरी इसकी है और सबसे ज़्यादा इसका दूरी है ना। तो इस पे बल, सबसे ज़्यादा बल इस वाले इलेक्ट्रॉन पे लगाएगा नाभिक, क्योंकि ये पास है, इस पे है प्लस चार्ज, इस पे है नेगेटिव, तो अपनी ओर खींचेगा। फिर इसकी दूरी और ज़्यादा है तो इस पे थोड़ा सा कम बल लगेगा, और इसकी दूरी और ज़्यादा है तो इस पे थोड़ा सा बल क्या होगा, सबसे कम लगेगा। तो जिस पे ये लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस पे बल का मान सबसे कम आएगा ना, तो इस पर सबसे कम लगेगा। तो हम लोग बाहर से अगर इसको एनर्जी दे देते हैं ना, तो ये निकल जाता है बाहर, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, क्योंकि बल इस पर कम लग रहा था, बल लग रहा था तो कम लग रहा था, थोड़ा सा एनर्जी दिया ना, इसको हीट उट कर दिया, परमाणु को जब हीट उट कर देते हैं, एनर्जी दे देते हैं, तो बाहर निकल जाता है। तो यही जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कि अब ये मुक्त हो गया है बेचारा। अब क्या हो गया है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मुक्त का मतलब फ्री हो गया, किससे, नाभिक से। मतलब इसके पहले नाभिक के अंदर क्या हुआ था, जकड़ा हुआ था, नाभिक उसको अपनी ओर अट्रैक्ट किया हुआ था, वो नाभिक से क्या हो गया, ये हो गया क्या, अब दूर हो गया है, नाभिक से फ्री हो गया है, उससे नाभिक से कोई मतलब नहीं है। तो यही जो इलेक्ट्रॉन है जो बाहर निकल जाता है, हीट उट करने के बाद नाभिक का बल इस पर कम लग रहा था, तो हीट करने के बाद बाहर निकल गया। तो अभी इलेक्ट्रॉन जैसे बाहर निकल गया, इस कक्षा से बाहर निकल गया, तो इसी वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री का मतलब समझ गए ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। तो यही जो मुक्त इलेक्ट्रॉन निकल के आया है नाभिक से। अब देखो, अब कोई पूछेगा क्वेश्चन कि बच्चा की कोई करेगा कि सर प्रोटॉन को भी तो निकाल सकते हैं बाहर। भाई साहब, प्रोटॉन को आप बाहर नहीं निकाल सकते, ये बात को मेरी याद रखना। प्रोटॉन को आप बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो परमाणु के कहाँ होता है, नाभिक में होता है। प्रोटॉन की बात किया जाए तो परमाणु के कहाँ होता है, नाभिक में होता है। और नाभिक में जानते हैं, नाभिक में जो होता है ये बल का मान बहुत ज़्यादा होता है, नाभिक में फोर्स का मान बहुत ज़्यादा होता है। तो किसी परमाणु में से आप प्रोटॉन को नहीं छटका सकते, खाली छटकाना होगा तो निकालना होगा तो आप इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन तो यार इतना खुद ही इतना अंदर है, परमाणु के नाभिक में है प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर होते हैं, इनको आप छटका सकते हैं हीट उट करके, गरम वरम करके, और लेकिन प्रोटॉन को नहीं निकल सकता। तो कोई पूछेगा कि एक परमाणु में से क्या निकाल सकते हो, तो आप बताना कि एक परमाणु में से हम केवल और केवल
इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं, प्रोटॉन को नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन परमाणु के अंदर रहता है। तो यही जो एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन नहीं न जाने कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकल गया है, जो परमाणु से दूर हो गया है ना, तो ये क्या करेगा, ये राउंड करेगा किसके अंदर, उस तार के अंदर। किसके अंदर, वायर के अंदर। ये तार के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमेगा और इस पर क्या है, इस इलेक्ट्रॉन पे जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो कितना आवेश निकाला होगा, कितना आवेश निकल गया, -1.6 × 10 के पावर माइनस कितना 19 कूलाम आवेश निकल गया है। बात समझ रहा है। तो यही, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन। यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, यही क्या करता है, करंट का फ्लो करवाता है। करंट का बोले तो क्या, विद्युत धारा का, यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है विद्युत धारा का क्या करवाता है, फ्लो करवाता है। विद्युत धारा का फ्लो किस तरह से होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही विद्युत धारा का फ्लो करवाता है। क्लियर। तो मेरे ख्याल से ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, करंट जब हम लोग धारा अगर प्रवाहित होगा तो उसका जिम्मेदारी किसके द्वारा होता है, यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मूव करता है तार में, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ मूव करता है, इस तरह से घूमता रहता है। और जब इसको हम एक डायरेक्शन दे देते हैं ना, तो यही करंट का फ्लो करता है। तो कोई पूछेगा तार के अंदर करंट का फ्लो का जिम्मेदारी कौन लेता है, तो तार के अंदर जो करंट का फ्लो की जिम्मेदारी लेता है वो कौन लेता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। इलेक्ट्रॉन में कौन सा इलेक्ट्रॉन, ओनली और ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन। सभी इलेक्ट्रॉन नहीं लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधा होता है वो नहीं लेता है जिम्मेदारी, क्योंकि वो नाभिक से बंधा रहता है। नाभिक से बंधा रहेगा तो घूमने के लिए फ्री नहीं होता। फ्री इलेक्ट्रॉन जो करंट का फ्लो करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अगर बढ़िया लगा तो अपना फीडबैक आप मुझे जरूर दीजिएगा। चलते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स। बंद कर दो थोड़ा।